ये कहानी है जापान के एक छोटे से बच्चे की जिसे ट्रेडिशनल पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका मन सिर्फ मशीन्स की तरह ही खिंचा रहता था। कार्स कैसे चलती है, मशीन्स एंड इंजन्स कैसे काम करते हैं, ये सब जानना उसे बहुत पसंद था। उसका मशीनों की तरफ इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया था कि 16 की उम्र आते आते तक वो पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के साथ साइकिल बनाने की दुकान पर काम करने लगा। लेकिन कार्स के सपनों में जीने वाले लड़के को साइकिल की दुकान कब तक रोक पाती। एक दिन इस बच्चे ने टोक्यो शहर के एक कार गैराज कंपनी की ऐड देखी जहां मैकेनिक की जरूरत थी, और फिर बस इस बच्चे ने घर छोड़ा और निकल पड़ा अपने सपनों को पूरा करने। ये 16 साल का नौजवान गया तो था टोक्यो एक कार मैकेनिक बनने, लेकिन इसने पूरा ऑटोमोबाइल का भविष्य बदल दिया। ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि सोइचिरो होंडा था, जिसने आगे चलकर होंडा मोटर्स कंपनी को बनाया और वर्ल्ड लीडिंग मोटर बाइक ब्रांड्स में अपना दबदबा कायम किया। लेकिन सोइचिरो ने एक गरीब से परिवार से होंडा कंपनी तक का सफर तय कैसे किया? आखिर कैसे एक छोटे से कारखाने में काम करने वाला ये छोटा लड़का होंडा कंपनी का मालिक बन बैठा? 1906 में जापान के शिजुका गांव में जन्मे सोइचिरो होंडा गिही होंडा के बेटे थे, जो पेशे से लोहार थे और साइकिल रिपेयरिंग का भी काम संभालते थे। एक गरीब परिवार में पैदाइश होने के नाते सोइचिरो बचपन से ही अपने पिता की साइकिल रिपेयरिंग के छोटे मोटे काम में हाथ बटाते थे। हालांकि माँ बाप को सोइचिरो से काफी उम्मीदें थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई से दूर उनका मन तो केवल मैकेनिक वर्क में ही रहता था। उसका नतीजा ये हुआ कि जब एक बार उन्होंने आर्ट शोकाई कंपनी का ऐड देखा तो 15 साल की उम्र में वो स्कूल छोड़कर अपने सपने को साकार करने की तलाश में टोक्यो की तरफ निकल पड़ा। उधर टोक्यो की फास्ट पेस लाइफ ने सोइचिरो को तो काफी इम्प्रेस किया, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। वो आए तो मैकेनिक का काम सीखने के मकसद से थे, लेकिन उम्र में छोटा होना ही उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट बन गया। आर्ट शोकाई में सोइचिरो को एज एन इंटर्न ज्वाइन करना पड़ा। यहाँ मालिक यूजो साकाकीबारा ने उन्हें मैकेनिक का काम तो नहीं दिया, पर छोटे से लड़के को उदास देख उसने उसे बेबी सिटिंग और क्लीनिंग का काम जरूर सौंप दिया। ऐसे में लिटिल होंडा करता भी तो क्या। ये ऑफर अच्छा तो नहीं था, लेकिन फेलियर के साथ वो अपने गांव जाता भी तो किस मुंह से। बस इसी कश्मकश में सोइचिरो ने कई महीने गुजार दिए, और फिर वो वक्त भी आया जब गैराज में काम ज्यादा बढ़ गया। तब गैराज के मालिक ने खुद ही होंडा को ट्रेनी मैकेनिक का काम सौंपा। अपने ऑटोमोबाइल बिजनेस की डिमांड को पूरा करने के लिए उसने सोइचिरो को छोटे मोटे टास्क सौंपने शुरू कर दिए। यही तो वो काम था जिसे सोइचिरो शुरू से सीखने की चाह रखते थे। फिर धीरे धीरे वह बड़े ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग वर्क भी करने लगे। सोइचिरो अपनी मोटर मशीन लर्निंग और स्किल्स पर इतना कॉन्सेंट्रेटेड थे कि जल्द ही वह कंपनी में सीनियर मैकेनिक की भी मदद करने लगे। उनके सीखने की लगन, टैलेंट को न केवल कोवर्कर्स का अप्रिसिएशन मिला, बल्कि कंपनी के मालिक ने भी सोइचिरो की कैपेबिलिटीज को समझते हुए उन्हें ऑटोमोबाइल बिजनेस से रूबरू कराया। वह समझ गए थे कि यह लड़का कुछ बड़ा कर सकता है, इसीलिए उन्होंने सोइचिरो को व्हीकल रिपेयरिंग और बिजनेस की वो हर छोटी बड़ी चीज सिखाई जो उसे सक्सेसफुल बना सकता था। इसका नतीजा ये हुआ कि 22 साल की उम्र में सोइचिरो एक सक्सेसफुल ब्रांच मैनेजर बन गए। उनकी नॉलेज केवल बाइसिकल और कार्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो मोटरसाइकिल और एक्सपेंसिव ब्रांड की गाड़ियों के बारे में भी काफी कुछ सीख गए। लेकिन उनकी लाइफ में इंटरेस्टिंग मोड़ तब आया जब वो स्पोर्ट्स कार की दुनिया से रूबरू हुए। ये एक ऐसा फील्ड था जिसने सोइचिरो को अपनी तरफ खींचा। 1923 में इस कंपनी ने जब रेसिंग कार की फील्ड में अपना लक आजमाया, तब साकाकीबारा की लीडरशिप में कंपनी ने आर डेमलर और कर्टिस नाम की 2 गाड़ियों को बनाया। ये गाड़ियां सेकंड हैंड इंजन से रेडी हुई और 5th जापान ऑटोमोबाइल कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीतने में कामयाब रही। यही से होंडा का मन भी मोटर स्पोर्ट्स कार की तरफ खींचा चला गया। अगले 3 से 4 सालों तक सोइचिरो आर्ट शोकाई में काम करते रहे। जिंदगी अच्छी चल रही थी, उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी था, लेकिन ये सोइचिरो के लिए काफी नहीं था। 1928 में उन्हें हमामात्सु में आर्ट शोकाई की एक ब्रांच खोलने का मौका मिला। फिर उन्होंने अपने काम को केवल ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि कार्स मॉडिफिकेशंस पर भी काम किया और खुद को एक इन्वेंटर के तौर पर भी तराशा। उन्हें बाद में हमामात्सु के एडिसन के टाइटल से भी जाना गया। उन्होंने इस कंपनी को केवल एक वर्कर से शुरू किया था
और कुछ ही सालों में 30 वर्कर्स तक पहुंचा दिया था। अब केवल एक मैकेनिक और ड्राइवर ही नहीं थे, बल्कि कार मॉडिफिकेशंस में भी एक्सपर्ट हो चुके थे। लेकिन उनकी अच्छी खासी ग्रोथ को झटका तब मिला जब 1936 में रेसिंग के दौरान उनकी कार टर्बोचार्ज्ड फोर्ड का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनकी लेफ्ट आई इंजर्ड हो गई, हड्डियों में भी कई फ्रैक्चर्स हुए। अब ना तो वो कार रेसिंग में हिस्सा ले सकते थे और ना ही महीनों तक रिपेयरिंग कर सकते थे। इसीलिए ना चाहते हुए भी सोइचिरो को कार रेसिंग से हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ा। उनकी जिंदगी मानो रुक सी गई थी। लेकिन सोइचिरो की सफलता की उड़ान कहाँ रुकने वाली थी। उन्होंने कुछ महीने बाद ही स्पेयर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम करने की अपनी इच्छा जाहिर की, मगर इन्वेस्टर्स को उनका ये बिजनेस आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया। रिपेयर वर्क से मिल रहे अच्छे प्रॉफिट के चलते वो न्यू वेंचर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। अब सोइचिरो होंडा अपने इस बुरे समय में बिल्कुल अकेले थे, लेकिन वो हारे नहीं थे। उन्होंने जल्द ही टोकाई सेकी हेवी इंडस्ट्री नाम से अपनी पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी को खुद ही सेट किया और जी तोड़ मेहनत के साथ लग गए अपने सपनों को पूरा करने में। वो दिन में आर्ट शोकाई में काम करते और रात को पिस्टन रिंग्स बनाते, लेकिन दिन रात शिफ्ट में काम करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। अपने इस हालात से निकलने के लिए उन्होंने खुद को मेटलर्जी की स्टडीज में भी एनरोल किया और 2 साल की मेहनत के बाद आखिरकार वह पिस्टन बनाने में सफल हो गए। जब उन्हें लगा कि अब उनका मुश्किल दौर खत्म हो चुका है, तभी एक नई मुश्किल बिजली की तरह उन पर टूट पड़ी। उनका ये स्ट्रगल यही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उनकी बनाई पिस्टन में अभी भी कई फॉल्ट्स थे, जिसका सोइचिरो होंडा को एहसास भी नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट के तहत जब होंडा ने अपने 50 पिस्टन को टोयोटा मोटर कंपनी को क्वालिटी चेक के लिए भेजा, तो उसमें से केवल 3 पिस्टन्स को ही अप्रूवल मिला, बाकी रिजेक्ट हो गई। इस खबर से होंडा टूट गए। वो आर्ट शुकाई की नौकरी तो पहले ही छोड़ चुके थे और अब उनके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट भी जा चुका था। कुल मिलाकर उनके पास ना कोई प्लान बी था और ना ही फॉल्ट्स को सुलझाने का समाधान था। इन हालातों में भी सोइचिरो होंडा ने अपने हौसलों को टूटने नहीं दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी के 2 साल टोयोटा मोटर कंपनी की जरूरतों को समझने में निकाल दिए। इस दौरान उन्होंने कई स्टील मेकिंग कंपनीज को विजिट किया, कई मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक को स्टडी किया और एक बार फिर पिस्टन बनाने के चैलेंज को लिया। पर अब की बार उनके इस जुनून, जज्बे और 2 साल की मेहनत रंग लाई। उनके प्रोडक्ट ने सभी कंपनीज के क्वालिटी कंट्रोल को पास कर लिया और सोइचिरो होंडा की जिंदगी को सक्सेस की पटरी पर ला खड़ा किया। जल्द ही उन्हें कई सारे ऑर्डर्स मिलने लगे, जिसे पूरा करने के लिए उनकी कंपनी में लगभग 2000 वर्कर्स ने काम किया। लेकिन उनका ये सफलता का सफर भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाया। जिस कंपनी को दिन रात एक करके सोइचिरो ने बड़े अरमान से बनाया, अब वह कंपनी उनके हाथों से रेत की तरह फिसलती चली गई। साल 1941 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो गया और इसकी गाज होंडा की कंपनी टोकाई सेकी पर भी गिरी। कंपनी की जापानीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते ही इसके बुरे दिन शुरू हो गए। फिर साल 1942 में टोकाई सेकी कंपनी की 40% इक्विटी भी टोयोटा को मिल गई। जिस कंपनी को होंडा ने अपने खून पसीने से बनाया था, उनका खुद का पद ही सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर तक डाउनग्रेड हो गया। हालात ज्यादा खराब तब हो गए जब कंपनी के वर्कर्स को मिलिट्री सर्विस पर लगा दिया गया और होंडा खुद भी जंग के लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्रोपेलर्स बनाने में अपना योगदान देने लगे। लेकिन ये सभी प्रयास धरे के धरे रह गए। 1944 में एयर रेड के दौरान जापान में लोगों के घर ही तबाह नहीं हुए, बल्कि होंडा के सपने भी जलकर खाक हो गए। एक बॉम्ब ने उनके तोकाई सेकीज यामाशिता प्लांट को जलाकर राख कर दिया और 1945 में मिकावा अर्थक्वेक ने बची कुची कसर भी पूरी कर दी। देश के हालात बद से बदतर हो गए और होंडा की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। वैसे ये हालात केवल होंडा के नहीं, बल्कि पूरे जापान देश के थे। 2 खतरनाक एटॉमिक बॉम्ब झेलने वाले इस देश में चारों तरफ केवल तबाही, दुख और निराशा के बादल थे। इस देश ने केवल जंग ही नहीं हारी थी, बल्कि जंग की आड़ में अपना सब कुछ खो दिया था। देश की दम तोड़ती अर्थव्यवस्था खात्मे की कगार पर थी और कुछ यही हालत होंडा की भी थी, जिनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने अपनी कंपनी के बचे कुचे एसेट्स को 4,50,000 येन में टोयोटा को बेच दिया और इन पैसों से 1946 में होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया। इस दौर में जापान के बिगड़ते हालात, खाना पानी के लिए तरसते लोग, भारी गरीबी और महंगाई ने सोइचिरो होंडा को भी प्रभावित किया था। लेकिन उन्होंने खुद को एक नई शुरुआत करने से नहीं रोका।
साल 1946 में जब उन्हें एक दिन फॉर्मर इंपीरियल आर्मी का वायरलेस रेडियो का जनरेटर इंजन मिला तो आदत से मजबूर होंडा को यही से एक नया आइडिया आया और यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से होंडा को अपनी सभी मेहनत का फल मिलने वाला था। इन शॉर्ट, उनकी किस्मत बदलने वाली थी। उन्होंने अपना आइडिया लगाते हुए एक इंजन को साइकिल पर लगाकर मोटराइज्ड बाइसाइकिल को बनाया। जैसे ही उनका ये आइडिया पॉपुलर हुआ, प्रोडक्ट की डिमांड दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ी। शुरुआत में उन्होंने प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज्ड इंजन का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर सोइचिरो होंडा ने खुद का टाइप ए इंजन भी तैयार कर लिया। 1949 में होंडा ने अपनी ट्रू मोटरसाइकिल को भी मार्केट में उतारा। ये उनकी ड्रीम सीरीज मोटरसाइकिल का पहला मॉडल था। होंडा के इन दोनों मॉडल्स को जापानीज ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में एक लैंडमार्क माना गया। उनके काम की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई और इसके साथ ही उनकी सक्सेस की गाड़ी भी चल पड़ी। जंग खत्म होने के बाद से ही होंडा की बातचीत अपने पुराने दोस्त टेकियो फुजिसावा से बढ़ गई, जिन्हें वह अपने पिस्टन रिंग सप्लायर के दिनों से जानते थे। ऐसे में होंडा ने अपने दोस्त फुजिसावा को ही हायर कर लिया और उन्हें कंपनी का फाइनेंशियल साइड सौंप दिया। इससे हुआ ये कि अब कंपनी बेहतर तरीके से काम करने लगी। बिजनेस पार्ट संभालने का काम फुजिसावा का था, जबकि होंडा पूरी तरह मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग पार्ट को देखते थे। इन दोनों ने ही होंडा मोटर्स को जापान में एक बड़ा ब्रांड बना दिया। लेकिन होंडा के अचीवमेंट्स का सफर यही खत्म नहीं हुआ। वह अपनी कंपनी को अमेरिका में भी इंट्रोड्यूस करना चाहते थे और इसी होड़ में जब 1956 में वह जर्मनी दौरे पर थे, तब उनकी नजर मोपेड्स और लाइट वेट मोटरसाइकिल्स पर पड़ी। होंडा भी काफी समय से ऐसा ही कुछ बनाने की चाह रखते थे जो कस्टमर के बजट और रिक्वायरमेंट को पूरी करती हो। अपने इस विचार पर काम करते हुए 1958 में होंडा पहली बार 50 सीसी की मोटरसाइकिल के साथ नजर आए, जिसे उन्होंने नाम दिया सुपर कब। उनके इस यूनिक प्रोडक्ट ने मार्केट में आते ही धूम मचा दी। लोगों ने इस मॉडल को इतना पसंद किया कि इसकी बम्पर सेल ने ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन की सेल्स को भी पीछे छोड़ दिया। 1959 में होंडा मोटरसाइकिल्स ने यूएसए में भी अपनी पहली डीलरशिप को ओपन किया, जहां से ये कंपनी एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गई। इसके सभी मॉडल्स बेस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल्स की लिस्ट में टॉप पर आते गए। लेकिन होंडा ने खुद को केवल मोटरसाइकिल तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने स्पोर्ट्स बाइक्स बनाने की फील्ड में भी काम किया। इसके लिए होंडा पर्सनली उस समय होने वाली रेसिंग स्पोर्ट्स में जाते और जीतने वाली बाइक्स के यूनिक फीचर्स को समझते। अपने इसी पैशन के चलते कुछ सालों में होंडा की फर्स्ट स्पोर्ट बाइक भी लॉन्च हुई, जिसे सुपर हॉक नाम दिया गया। उनके इस मॉडल ने 1962 में इंटरनेशनल रेसिंग चैंपियनशिप भी अपने नाम की और इसके इन्वेंशन से मॉडर्न मोटरसाइकिल में पावर और रिलायबिलिटी का स्टैंडर्ड भी सेट हुआ। होंडा का नाम पूरी दुनिया पर छा गया था। 60s के दौर में ये दुनिया की सबसे बड़ी बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी। लेकिन 62 साल के होंडा अब भी रुकना नहीं चाहते थे। जल्द ही उन्होंने 4 व्हीलर मार्केट की फील्ड में भी कदम रखा और अपना सबसे पहला मॉडल एयर ट्रक मार्केट में निकाला। इसके बाद उन्होंने अपना दूसरा रिकॉर्ड बनाया जब उन्होंने होंडा सिविक को लॉन्च किया। उनकी ये गाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर काफी पॉपुलर हुई। फ्यूल एफिशिएंट होने के नाते इसकी बिक्री भी काफी ज्यादा हुई। 80 का दशक आते आते होंडा दुनिया की सबसे बड़ी 4 व्हीलर्स कंपनी की लिस्ट में भी अपना नाम दर्ज कराने में सफल हो गई। 1973 में होंडा कंपनी के पद से रिटायर हो गए, लेकिन उनका ये फला फूला एम्पायर बढ़ता गया। 1991 में सोइचिरो होंडा ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। वो दुनिया से तो चले गए, लेकिन उनकी लेगेसी बरकरार रही और जल्द ही इस बड़ी कंपनी ने हीरो के कोलैबोरेशन के साथ भारत में भी कदम रखा और भारत के मार्केट को कैप्चर कर लिया। ये इस कंपनी के बेस्ट प्रोडक्ट का ही नतीजा है कि आज इसकी नेट वर्थ $44 बिलियन के करीब है। होंडा की सक्सेस से हमें ये सीख तो मिलती है कि गिव अप कोई ऑप्शन नहीं है। साथ ही अनलिमिटेड फेलियर की सीढ़ी ही आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है और इसका ट्रू एग्जाम्पल हमें सोइचिरो होंडा की स्टोरी से मिलता है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।